हिंदुत्व वाले बयान को उल्टा पेश किया। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर के शाहजहांपुर परिवहन कार्यालय पर 3 जिलों की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त की है। साथ ही परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी, दलाल रवि चौहान समेत करीब 13 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि अलवर एसीबी की टीम के एएसपी विजय सिंह को सूचना मिली थी कि परिवहन विभाग शाहजहांपुर पर कार्यरत परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से अवैध वसूली की जा रही है। इस सूचना के बाद मुख्यालय से परमिशन ली गई और तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए गए और आज सुबह करीब 3:45 बजे एसीबी की टीम की ओर से ट्रक चालकों को रिश्वत की राशि देकर ट्रैप की कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध वसूली के 12 लाख रुपए जब्त किए गए और 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है। 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के तहत मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत डूंगरपुर जिले में 3675 बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा था, जिसमें एसटी वर्ग के 1682, एससी वर्ग के 264 और सामान्य वर्ग के 1729, कुल मिलाकर 3675 बेरोजगार लाभ ले रहे थे। डूंगरपुर जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल के नए नियम आने के बाद 3675 में से अब तक करीब 1900 बेरोजगारों ने सहमति दे दी है। ऐसे में उन्हें तो अब आगे से भत्ता भी मिलेगा, लेकिन 1080 बेरोजगारों ने 31 मार्च तक कोई सहमति नहीं दी थी, जिसके चलते उनके नाम पात्रता सूची से डिलीट कर दिए हैं और वे अब बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने 2 महीने पहले आदेश दिया था कि बेरोजगारी भत्ता अब उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जा सकेगा जो या तो अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आवंटित किए गए सरकारी दफ्तर या संस्थान में 4 घंटे सेवाएं देंगे। उसी के तहत यहाँ के 1080 युवाओं ने अपनी सहमति नहीं दी है। तो फरवरी का जो डेटा ओपन हुआ उसमें लगभग 3628 लोगों को हमें बेरोजगारी भत्ता देना है। उसमें से करीब 1900 लोगों ने सहमति दे दी है और उनको हमने विभाग आवंटित किया है। करीब 1080 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने किसी तरह की सहमति नहीं दी थी, उनको हमने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया है। विधायकों की पेंशन को लेकर हाल ही में पंजाब सरकार का फैसला काफी सुर्खियों में रहा। अब दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी इस तरह के निर्णय का दबाव बढ़ रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ आप अगर एक बार विधायक बन गए तो आपका पूरा भविष्य सुरक्षित है। प्रदेश में यदि कोई एक बार भी विधायक बने तो भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। केवल एक बार विधायक रहने से ही व्यक्ति को ताम्र पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। पेंशन भी पूरे 35,000 रुपए मिलती है। ये बिल पास हो रहा था जब भी ये बात कही थी कि 15 साल जो आदमी रहे वो पेंशन पाने का हकदार है। आर्मी में भी 15 साल की नौकरी के बिना पेंशन नहीं मिलती है और सरकारी कर्मचारी को भी 15 साल की नौकरी के बाद ही पेंशन मिलती है। इसलिए यहाँ भी ये फार्मूला लागू होना चाहिए। प्रदेश में 5 साल तक विधायक रहने पर 35,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए 1600 रुपए की अतिरिक्त पेंशन मिलती है। खास बात यह है कि यहाँ पर एक बार सांसद रहे व्यक्ति को 25,000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि राजस्थान में एक बार विधायक रहे व्यक्ति को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। इस बार की परीक्षा बच्चों के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है, क्योंकि तपती गर्मी के बीच 16 अप्रैल से 8वीं बोर्ड और 19 अप्रैल से 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं।
मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच होने जा रहे बोर्ड परीक्षाओं की वजह से बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी टेंशन है और उनके माथे से पसीना निकल रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी है कि जिस वक्त बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उस वक्त प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी। भीषण गर्मी में बोर्ड की परीक्षाओं के फैसले पर अभिभावकों और शिक्षकों का कहना है कि 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं का समय सुबह होना चाहिए ताकि बच्चों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। परीक्षा का समय 2 बजे से और 4 बजे तक दोपहर में इस तेज लू में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है और न्यायोचित नहीं है। इस साल वैसे भी गर्मी लगभग 45 दिन पहले राजस्थान में आ चुकी है और जनजीवन बिल्कुल मुश्किल हो गया है इस वक्त जीना। और ऐसे वक्त में बच्चों के एग्ज़ाम कराना, मैं समझता हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ 5वीं और 8वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम कराएंगे वो निश्चित रूप से किसी अन्याय से कम हुई है। मेरे से कुछ अभिभावक मिले हैं, मैं इसको हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव से बात करके, डायरेक्टर से बात करके क्या हो सकता है उसको देखेंगे। जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बिरला सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा मौजूद रहे। समारोह में बल्कि नए रूप में आरंभ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पहला सुख निरोगी काया माना जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि स्वास्थ्य शरीर यदि है तो फिर जीवन में अन्य सभी कार्य संभव किए जा सकते हैं। ये डॉक्टरों के लिए बहुत आवश्यक है। उनका व्यवहार लोगों के साथ ऐसा हो जिससे लोगों को स्वयं लगे कि मेरे रोग का अगर समुचित तौर पर इलाज कर सकता है तो यही डॉक्टर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एक चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ सभी की भूमिका आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हमने कोविड महामारी का भयानक रूप से पिछले वर्षों में देखा है। इस दौरान चिकित्सा जगत के लोगों को हर व्यक्ति बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने लगा है। अलवर जिले में दिव्यांग जनों के बीच स्कूटी और ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। मोती डोंगरी स्थित कैबिनेट मंत्री कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 15 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की, साथ ही एक व्यक्ति को श्रवण यंत्र भी दिया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में दिव्यांग जनों को विशेष योग्यजन का दर्जा दिया गया है। ऐसे में इनके लिए प्राथमिकता के आधार पर न केवल सरकारी नौकरियों में पदोन्नति बल्कि आरक्षण की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में 5000 स्कूटी और इन्हें वितरित की जाएगी। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे कैंपों के अंदर हम लोगों ने गांव-गांव के अंदर जाके, पंचायत के अंदर जाके, वहाँ पे जितने भी दिव्यांगजन चिन्हित हुए उन सब लोगों को मौके पे ही ट्राईसाइकिल, स्टिक, ईयर मशीन, ये चीज़ें हमने वहाँ पे उनको उपलब्ध कराई। ये मतलब मजबूर रह जाते हैं, दोनों पैरों से तब इसमें कोई काम धंधा न कर पाए। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड के मामले में जब्त मोबाइल का डेटा खंगाला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मोबाइल डेटा से देवा गुर्जर की हत्या का राज पता चल पाएगा। खास बात यह है कि देवा गुर्जर के साथ साथ आरोपियों के मोबाइल को भी जब्त कर डेटा खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले में फरार चल रहे करीब 1 दर्जन आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक देवा गुर्जर वसूली गैंग का सदस्य था और राजस्थान ऑटोमेटिक पावर प्लांट में ठेकेदारों और सप्लायर से हर महीने वसूली करता था। इसी वसूली के विवाद के चलते देवा गुर्जर की हत्या की गई है। हत्याकांड पर बड़ा खुलासा करते हुए कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि देवा आरपीपी में ठेकेदारों और सप्लायरों से वसूली करता था। इसी वसूली के चलते उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी। हिस्ट्री शीटर अपराधी था देवा गुर्जर, इसके विरुद्ध काफ़ी आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और एक तरह से ये एक्सटोर्शन गिरोह का सदस्य था। इसी रंजिश आपसी प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और है कि प्लॉट का एक विवाद था और जो ठेकेदार वहाँ काम करते हैं आरपीपी में, उनसे वसूली को लेकर के आपस में रंजिश की।
अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन में चोरी की वारदात करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 22 साल बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपी 1999 में पकड़ी गई गैंग का सदस्य है। इसके खिलाफ कोर्ट ने स्टैंडिंग वारंट जारी कर रखा था। अजमेर की जीआरपी थाना अधिकारी सुशीला बिश्नोई ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से 1 अप्रैल से वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत हरियाणा के हिसार के रहने वाले हरफूल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने 4 साथियों के साथ ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। थाना अधिकारी बिश्नोई ने बताया कि 1999 में ट्रेनों में चोरी करने वाली एक गैंग को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत होने के बाद से ही गैंग के 5 सदस्य लापता हो गए थे, जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। इसी बीच अजमेर जीआरपी पुलिस को यह सूचना मिली कि वांछित आरोपी ईश्वर हरियाणा के हिसार में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है। इस आधार पर पहले पुलिस की ओर से पहचान की गई, बाद में आरोपी ईश्वर को गिरफ्तार किया गया। ये 1999 में एक सांसी गैंग पकड़ी गई थी ट्रेन में चोरी करते हुए। तो ये जब इनकी जमानत हुई कोर्ट से, उसके बाद ये पेशी पे कभी नहीं आए, जिनको बहुत सालों के प्रयास के बाद अब उसको पकड़ा गया है। शनिवार की रात बांसवाड़ा में एक वकील के घर से चोरों ने 5 लाख रुपए के गहने और 15,000 रुपए नकदी की चोरी कर ली। इस दौरान चोरों ने वकील और उसके पिता के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि एडवोकेट जिनेंद्र कोठारी, जो घाटोल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान रात के करीब 3 बजे कुछ चोर रसोई की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर घर से निकल पाते उससे पहले ही जिनेंद्र की नींद खुल गई और उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया और हल्ला मचाने लगे। इसी बीच उनका बेटा भी दूसरे कमरे से निकलकर बाहर आ गया। चोरों को दोनों ने पकड़ने की कोशिश शुरू ही की थी। चोरों ने लाठी डंडों से उन पर वार करना शुरू कर दिया और दोनों को घायल कर भाग निकले। चोरों के हमले में जख्मी हुए पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घर के अंदर जो चोरी हुई उसमें सोने की आइटम थी वो भी चुरा के लेके गए। क्या पाटले और कान के टाप्स और बस मतलब था तो है 4-5 जोड़ी टाप्स थे और एक पाटली का सेट था, वो चुरा के लेके वो 10,000 करीब नकदी वो लेके भाग गए। बाड़मेर के 47 नंबर वार्ड में रातों रात बनाई गई सड़क एक ही दिन में उखड़ने लगी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग में लेने की वजह से सड़क का डामर एक दिन में ही उखड़ गया। खास बात यह है कि सड़क निर्माण में न तो कोई मशीनरी का उपयोग किया गया और न ही सही मात्रा में डामर उपयोग में लिया गया। आलम यह है कि रात में बनाई सड़क पहले ही दिन सुबह होते ही उखड़ गई। यहाँ के लोगों ने ठेकेदार और नगर परिषद पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए दोबारा सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। साथ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे वार्ड के अंदर ये सर रोड बनी है जिसमें बिल्कुल ही बैड मटेरियल यूज हुआ है। न तो इसका कोई रोड का लेवल है, न कोई एक्सकवेशन हुई है, न किसी प्रकार की सफाई हुई है, न कोई कॉम्पैक्शन में घुमाया है। रोड की समस्या है। इनसे कहा गया था कि भाई, इन्होंने पहले कहा था कि रोड हम आपकी जो है 1-2 फुट खोद के फिर उसके बाद में जो बनेंगे, क्योंकि रोड हर साल ऊपर से एक परत के ऊपर दूसरी परत आती रहती है। उस वजह से कि मकान तो पूरे नीचे आ गए, नाले का पानी होता है, बरसात का पानी होता है, वो घरों के अंदर चला आता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के 2 छोटे बच्चों के अंग्रेजी में एक दूसरे से बात करने का वीडियो शेयर किया है। कॉन्फिडेंस से लबरेज ये दोनों बच्चे शानदार अंदाज में फर्राटेदार अंग्रेजी में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। In which class do you study? I study in class 3rd. Will you please tell me something about your school? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वीडियो के साथ लिखा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चैनपुरा जोधपुर की कक्षा 3 के बच्चे मास्टर हिमांशु कंवरिया और बेबी आर्या आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये देखना सुखद है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे भी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये शिक्षा क्रांति राजस्थान को बहुत आगे लेकर के जाएगी।
अप्रैल के दूसरे हफ्ते से पहले ही पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है और यहां पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। आमतौर पर माउंट आबू में ऐसी गर्मी मई में, जून में महसूस होती थी, लेकिन इस बार ये गर्मी 2 से 3 सप्ताह पहले ही महसूस की जा रही है। माउंट आबू में गर्मी का आलम यह है कि यहाँ आने वाले सैलानी भी अब बाग बगीचों के अंदर पेड़ों की छांव में बैठकर सुस्ताते नजर आने लगे हैं। सुजानगढ़ की राजकीय भराड़िया स्कूल के बच्चों को अब पीने के लिए ठंडा ठंडा कूल पानी मिलेगा। इसके लिए भामाशाहों की तरफ से एक वाटर कूलर का इंतजाम किया गया है। इसका उद्घाटन नेता जयश्री दादीज, प्रिंसिपल संतोष चौधरी और एडवोकेट भीम शंकर ने किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल संतोष चौधरी ने कहा कि भामाशाहों की ओर से नाम सार्वजनिक किए बिना ही गुप्तदान करते हुए वाटर कूलर स्कूल के लिए पार्षद दीनदयाल पारिक की प्रेरणा से प्रदान किया गया। इसके लिए वो दोनों के आभारी हैं। वहीं जयश्री दादीज ने भामाशाह परिवार का आभार जताया। इससे पहले अतिथियों का स्वागत भी किया गया। ये जो वाटर कूलर जो दिया गया है, ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो राम कुमार भराड़िया जो स्कूल है उसमें दिया गया है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज के युग में भी ऐसे दानदाता है जिन्हें अपने नाम का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के लिए वाटर कूलर दान दिया गया है। दानदाता ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, इसलिए उनका नाम तो उजागर नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे जो पार्षद हैं दीनदयाल जी पारिक, उनके प्रेरणा से उन्होंने ये कार्य किया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की ओर से किए जा रहे नवाचारों के तहत श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक खिलौना बैंक की शुरुआत होने जा रही है। कल से शुरू होने जा रहे खिलौना बैंक के जरिए जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक खिलौने उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को पोषाहार के साथ साथ खेलने की सुविधा भी उपलब्ध हो सके और समाज के वंचित और मजदूर तबके के बच्चों को भी खेलने के लिए खिलौने मिल पाएं और बच्चे खुश हो सकें। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने जिले वासियों से अपील की है कि वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कल से शुरू होने जा रहे खिलौना बैंक में सामर्थ्य के अनुसार नए और पुराने खिलौने दान करें और इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बारां जिला आज अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। 31 साल पहले आज ही के दिन 10 अप्रैल को कोटा से अलग होकर बारां जिला बना था। इस मौके पर आज सुबह शहर के प्रसिद्ध प्यारेराम मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा में बैंडबाजों और ऊंटगाड़ियों के साथ बारां जिले के लोक संस्कृति को दर्शाते कलाकार, जिनमें स्वांग नृत्य, चक्री नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुतियां देते हुए शामिल हुए। शोभा यात्रा में धर्मादा चौराहे पर शहर के श्रीजी मंदिर से कलश यात्रा भी निकाली गई। खास बात यह है कि स्थापना दिवस को उत्सव की तरह मनाने को लेकर पूरा शहर उत्साहित नजर आया। इसके लिए जगह जगह पर आम लोगों की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और इस दौरान लोग लोक धुनों पर नाचते गाते नजर आए। शोभा यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में आम लोग भी शरीक हुए। गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे अन्नपूर्णा नगरी कहे जाने वाला बारां जिला अपनी स्थापना का 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से शहर के मनिहारा तालाब के किनारे स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में दीपदान और महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस समारोह से एक दिन पहले शाम के वक्त हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और तालाब के किनारे दीप जलाकर आकर्षक सजावट की गई। इसके बाद यहां पर महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन में शानदार रंग बिरंगी आतिशबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रिजमोहन बैरवा समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हम 31वें बारां जिला स्थापना समारोह को बहुत ही भव्य तरीके से मना रहे हैं। आज यहाँ पर पूर्व संध्या पर दीपदान हुआ है, गंगा आरती हुई है और भव्य आतिशबाजी हुई है।
12 जिला स्थापना दिवस का 9 और 10 तारीख को 2 दिन का महोत्सव भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज स्टार्टिंग हम लोगों ने मनियारा धाम से करी है। यहाँ पर दीप दान प्लस सजावट, आतिशबाजी और महागंगा की आरती से हम लोगों ने शुरुआत करी है। दौसा जिले की स्थापना दिवस के मौके पर दौसा में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस समारोह में शनिवार की शाम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों से आए स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए, जिसे देखकर लोग गदगद हो उठे। इन स्टूडेंट्स के अलावा अलग अलग जिलों से आए लोक कलाकारों ने भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ दी। आपको बता दें कि दौसा जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1991 को हुई थी। करौली में हुई हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, लेकिन कहते हैं राजस्थान की शान है प्रेम और भाईचारा। करौली के सीमावर्ती जिले दौसा में इसी भाईचारे की मिसाल देखने को तब मिली जब रामनवमी और सुंदरदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाइक रैली के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु दौसा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकले तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी अगवानी की और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग शोभा यात्रा में सजाई गई संत सुंदरदास की झांकी पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और सुंदरदास की झांकी पर पुष्प चढ़ाए। दौसा के नागौरी पुलिया पर दिखाई दिए ये दृश्य बता रहे हैं कि राजस्थान में सभी धर्मों के लोग प्रेम और भाईचारे से साथ हिलमिल कर रहते हैं। एक मोटरसाइकिल रैली निकली है, उसका सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। झालावाड़ के आराध्य राड़ी के श्री हनुमान मंदिर में चल रहे चैत्र नवरात्र महोत्सव के दौरान भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी ने कई प्रसिद्ध भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिससे कार्यक्रम में मौजूद श्रोता झूम उठे। इससे पहले संत रामजी बाबा कोकिल ने भगवान हनुमान की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी और उनकी टीम ने अपने भजनों से श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। इस भजन संध्या में भाग लेने के लिए झालावाड़ समेत आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, जो देर रात तक भक्ति रस में झूमते रहे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के 29वें स्थापना दिवस समारोह में प्लेबैक और गजल सिंगर मोहम्मद वकील ने गजल गायकी का सफर पेश किया। इस दौरान उन्होंने बेगम अख्तर, फरीदा खानम, मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, पंकज उदास के साथ साथ अपने खुद की गजल भी पेश की। आपको बता दें कि कला की भव्य पनाहगार जवाहर कला केंद्र का आगाज 8 अप्रैल 1993 को हुआ था। जवाहर कला केंद्र में निरंतर शास्त्रीय और लोक परंपराओं से संबंधित कार्यक्रम होते रहे। यहाँ हर मौसम में राष्ट्रीय स्तर के तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
जिसमें बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद होते हैं। आमतौर पर यहाँ पर नाटक, सेमिनार, संगोष्ठियाँ, पेंटिंग प्रदर्शनियों के साथ साथ गायन और वादन के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ अलग अलग मौकों पर सामूहिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें शिल्पग्राम, क्राफ्ट मेला, पुस्तक मेला और हस्तशिल्प मेला खास है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।